सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हम भारतीय इतिहास का समग्र अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज के अंतर्गत हम भारत के इतिहास की एक एक बारीकी कंपटीशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं। ये बात मैं उन नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार इस चैनल पे हैं। हमने पाषाण काल, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद में जो है वैदिक काल, और उसके बाद में है महाजनपद काल और गौतम बुद्ध के समकालीन एक एक बारीकी देख चुके हैं। और हमारी पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी मौर्यकालीन शासक अशोक वर्धन के बारे में। देखिए, इस वीडियो सीरीज के अंदर हम वो सारे कंटेंट्स कवर कर रहे हैं जो छोटे से छोटे लेवल से एग्जाम से लगाकर इवन यूपीएससी आईएएस तक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस सीरीज के अंतर्गत नो डाउट मैं ज़्यादा ड्यूरेशन के वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबकी फितरत होती है कि वह कम ड्यूरेशन को प्रेफर करते हैं, कम समय अवधि के वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं। और हमारी एक इंसानी फितरत होती है कि भाई हम उस वीडियो को पहले प्ले करते हैं जो कम ड्यूरेशन के हैं, कम समय अवधि के हैं। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ। और दूसरा, छोटे छोटे मतलब इतने भी छोटे नहीं हैं कि हम उसको 10-15 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। छोटे का मतलब है लगभग एक अच्छा और हेल्दी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैक्सिमम यूट्यूबर का सोचना है। ठीक है, तो मैं उसी सोच को लेकर चल रहा हूँ। दूसरा, छोटे वीडियो बनाने का रीज़न भी ये है क्योंकि मुझे ये बार बार कमेंट सुनने को मिल रहे हैं कि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी रखी जाए। तो नॉर्मल सी बात है कि जहाँ सब्जेक्ट की हार्डनेस होती है, डेप्थ होती है, वहाँ पर अगर हम लंबा कंटिन्यूसली चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से ऊपर निकलेगा। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो यानी लगभग आधे घंटे की ड्यूरेशन की वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं अशोक, सम्राट अशोक की। अशोक के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने नहीं देखे हों तो पहले वो देखिएगा। अशोक वर्धन के लास्ट वीडियो के अंदर हमने उनके शिलालेखों, स्तंभलेखों और उनके समय की कला की चर्चा की थी। आज अशोककालीन राजनीतिक जीवन और धर्म की चर्चा करते हैं। देखिए, अशोक वर्धन की फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया था। अशोक वर्धन की बड़ी पत्नी का नाम था वैदिश महादेवी। वैदिश महादेवी बड़ी पत्नी कहे दे या पटरानी कहे। इनके 3 संतानें हुई थी, महेंद्र, संघमित्रा और एक था तिस। इन तीनों भाई बहनों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। महेंद्र और संघमित्रा जो है वह श्रीलंका में दूत बन के भी गए थे, ठीक है, सिंहल द्वीप में। और दूसरी पत्नी थी अशोक वर्धन की तिष्यरक्षिता, जिनसे 2 संतानें हुई थी, कोणाल और दशरथ, जो नेक्स्ट मौर्य सम्राट बने थे। और तीसरी पत्नी थी कारुवाकी, और कारुवाकी की एक संतान थी तीवर। देखिए, सिंहली अनुश्रुतियां मैं पहले वीडियो सीरीज के अंदर बता चुका हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर हैं तो शायद आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतिहास एक कंटिन्यूसली पढ़ने वाला विषय है, तो आपको कंटिन्यूसली मेरी सीरीज देखनी पड़ेगी। सिंहली अनुश्रुतियां मैंने पहले ही क्लियर कर रखी हैं। दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश। दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश सिंहली अनुश्रुतियां हैं, यानी श्रीलंका में कहीं सुनाई गई बातें हैं। ठीक है, श्रीलंका में कहीं सुनाई गई बातें, उन्हें कहा जाता है सिंहली अनुश्रुतियां। उनमें लिखा हुआ है कि अशोक प्रारंभ में अवंती रथ का कुमारामात्य था। मैंने लास्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि अवंती रथ क्या है। मौर्य साम्राज्य का एक चक्र अर्थात प्रांत था, वह प्रारंभ में अवंती रथ का कुमारामात्य था। कुमार प्लस अमात्य अर्थात गवर्नर था।
मौर्य साम्राज्य के प्रारंभ में 4 चक्र थे, यानी 4 प्रांत थे। मैंने बताया था उदीच्य जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, जिसे उत्तरापथ भी कहते हैं। दूसरा था अवंतीरठ जिसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और माहिष्मती। और तीसरा जो प्रांत था वह था प्राची या मध्य प्रांत जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। इस तरह से 4 भागों में मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। तो मैंने आपको बताया था, और अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अशोक प्रारंभ में जो है वह अवंतीरठ का कुमारामात्य था, अर्थात गवर्नर था। इस तरह से मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं ताकि इस वीडियो के जरिए जो न्यू कमर्स हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो आप छोड़ के नहीं जा रहे हो, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला वीडियो देखें, आपको बेहतर समझ में आएगा और कंटिन्यूसली देखना चाहिए। देखिए, मौर्य साम्राज्य में केरल जो है वह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। कामरूप प्रदेश यानी असम मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, ये वाला मौर्य साम्राज्य था। और यहां से सौराष्ट्र के उत्तर में यह उदीच्य प्रांत था जिसे उत्तरापथ भी कहते हैं, जो मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत था, अर्थात चक्र था, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा प्रांत था प्राची जिसे मध्य प्रांत भी कहते हैं, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एक था अवंतीरठ जिसकी राजधानी थी, उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती। ये 2 राजधानियां थी अवंतीरठ की। और एक चक्र था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। प्रारंभ में ये वाला जो बेल्ट है कलिंग, यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं हुआ करता था। इस प्रांत को अशोक ने जोड़ा था। ठीक है, तो अशोक जो है प्रारंभ में अवंतीरठ का कुमारामात्य था, यानी कुमार प्लस आमात्य, अर्थात गवर्नर था, उपराजा था। ठीक है, और अवंतीरठ से जब उनके पिता बिंदुसार सम्राट थे तब अशोक जो है वह अवंतीरठ का कुमारामात्य था। लेकिन सिंहली अनुश्रुतियां, चूंकि कुछ देर पहले मैंने बताई थी, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश में लिखा गया है कि अशोक अवंतीरठ का कुमारामात्य था। उस समय उसे पता चला कि तक्षशिला में, और तक्षशिला चूंकि बता चुका हूं किस प्रांत की राजधानी, किस चक्र की, उदीच्य चक्र की राजधानी है। जब उसे पता चला कि तक्षशिला में विद्रोह हो चुका है तो यहां से वह तक्षशिला पहुंचा, और लिखा हुआ है कि यहां पर उसने अपने 99 भाइयों का वध किया। अर्थात कहीं न कहीं विद्रोह किसका हुआ था? 99 भाइयों का। 99 भाइयों का वध किया, इसलिए वह चंड अशोक कहलाया, यानी प्रचंड अशोक, क्रूर अशोक कहलाया। ठीक है, तो कहां वध किया था? तक्षशिला में, जो उदीच्य चक्र की राजधानी थी। उस समय प्राची के अंदर यानी पाटलिपुत्र प्रांत के अंदर उनके पिता बिंदुसार जो है वह मौर्य सम्राट थे। ये सारा दृश्य देखकर पिता बिंदुसार ने अशोक के पक्ष में अपनी राजगद्दी त्याग दी थी, इसलिए अशोक नेक्स्ट मौर्य सम्राट बने। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं। तो अशोक अब बन चुका है सम्राट। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बना। पड़ोस में एक राज्य था कलिंग, और कलिंग का एक राजा था नंदराज खारवेल। अशोक सम्राट बनते ही लगातार 8 वर्षों तक कलिंग पर हमले करता रहा। लगातार 8 सालों तक कलिंग पर हमले करता रहा, लेकिन हर हमले में वह नाकामयाब रहा। अशोक स्वयं अपने 13वें शिलालेख
चूंकि आपने मेरी पिछली वाली वीडियो सीरीज देखी है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 13वां शिलालेख क्या होता है। शाहबाजगढ़ी, मानसहेरा, कालसी, धौली, जोगड़, सोपारा, गिरनार और एरगुड़ी, ये 8 जो वृहद शिलालेख हैं, 14 वृहद शिलालेख, उसमें 13वां लेख जो है वह कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। 13वें शिलालेख में लिखता है कि उसने कलिंग का युद्ध जो लड़ा था वह 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। यानी एक तरफ अशोक की सेना और दूसरी तरफ कलिंग शासक नंदराज खारवेल की सेना। ठीक है, दोनों सेनाओं के मध्य 261 ईसा पूर्व में एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध की मैं दास्तान आपको बताऊंगा। कलिंग युद्ध हुआ और उसमें 8वें वर्ष यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष सबसे भयानक हमला किया था अशोक ने कलिंग की राजधानी तोशाली पर। तोशाली पर भयानक हमला किया था और इस हमले के अंदर अशोक ने बहुत ही भयंकर नरसंहार करवाया था। इस बात का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में भी है। साथ साथ नंदराज खारवेल का एक शिलालेख है, हाथी गुम्फा शिलालेख, उसमें भी इस कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो 2 जगह पर कलिंग युद्ध की दास्तान मौजूद है। नंदराज खारवेल की एक पुत्री थी जिसका नाम था कारुवाकी। कहते हैं कि कारुवाकी ने ही कलिंग की सेना का नेतृत्व किया था अशोक के खिलाफ, जो अशोक की रानी भी बताई जाती हैं। यानी कहीं ना कहीं यह युद्ध जो है वह कारुवाकी के चक्कर में ही हुआ लगता है, ऐसा मैं अनुमानित कर रहा हूं। अब ये क्यों हुआ युद्ध ये तो इतिहास में मौजूद नहीं है, दर्ज नहीं है, लेकिन इतना बताया जाता है कि अशोक ने सम्राट बनने के 8वें वर्ष यानी 8 वर्षों बाद कलिंग पर एक भीषण हमला किया और उस हमले के अंदर उसने भयंकर रक्तपात किया था, नरसंहार करवाया था। लगभग 7 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। कलिंग की राजधानी तोशाली को अशोक ने और उसकी सेना ने तहस नहस कर डाला था, क्योंकि वो प्रारंभ में क्या था, चंड अशोक था, क्रूर अशोक था। ठीक है, और इस नरसंहार के बाद अशोक 7 दिनों में भयंकर 2-2.5 लाख पब्लिक मरवाने के बाद, पूरा लाशों का ढेर बिछाने के बाद अशोक जो है कलिंग की राजधानी तोशाली के राजमहलों की तरफ बढ़ रहा था और उसके सामने कुछ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं आई और उन्होंने अशोक को कहा कि राजन युद्ध रोक लीजिए, लेकिन अशोक को उस पर तरस नहीं आया। उन विधवाओं का भी सिर उसने कलम कर दिया और उसके बाद अशोक के सामने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के कुछ बुजुर्ग परिवार वाले लोग भी आए, लेकिन अशोक ने उन पर भी रहम नहीं खाया, उनकी भी गर्दनें काट दी। ऐसा स्वयं अशोक अपने 13वें शिलालेख में लिख रहा है। उसके बाद जब वह कलिंग के राजमहल यानी तोशाली के राजमहल की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तब एक हड़बड़ाहट में 7 साल का बच्चा, 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु बताया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 साल का बच्चा भिक्षु हो सकता है, लेकिन पुस्तकों में भिक्षु बताया गया है। लेकिन 7 साल का बच्चा श्रमण हो सकता है, भिक्षु नहीं हो सकता। 7 साल का बौद्ध भिक्षु, छोटा सा बच्चा, सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ अशोक के पैरों में आ गिरा। उस बच्चे का नाम था निग्रोध। पैरों में आ गिरा निग्रोध। अशोक ने तलवार उठाई उस 7 साल का बच्चे का गर्दन काटने के लिए। उस बच्चे ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अशोक स्वयं लिखता है अपने 13वें शिलालेख में कि जब उसने तलवार उठाई निग्रोध का गर्दन काटने के लिए, तब निग्रोध की आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं अशोक को क्या हुआ। वह 1 प्रहर तक, 1 प्रहर 3 घंटे का होता है, 1 प्रहर तक वहां मौन खड़ा रहा। चारों ओर उसने निहारा और निहारने के बाद उसके हाथों से तलवार नीचे गिर गई।
और उस बच्चे को अशोक ने कहा कि अब मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। तो पता है उस छोटे से बच्चे ने क्या कहा कि राजन, गौतम बुद्ध एक और लाश बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें शांति चाहिए। क्या कहा? गौतम बुद्ध एक और लाश अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें शांति चाहिए। यानी सबसे पहले शांति की सीख यानी बौद्ध धर्म की सीख किसने दी? निग्रोध ने। इसलिए अशोक का प्रारंभिक गुरु कौन हुआ? निग्रोध। इससे दो बातें क्लियर होती हैं कि अशोक के कलिंग युद्ध की घटना 13वें शिलालेख में है, अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना 13वें शिलालेख में है, अशोक के बौद्ध धर्म की ओर मुड़ने की घटना 13वें शिलालेख में है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घटना का वर्णन किया है। यानी 13वें शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी 13वें शिलालेख में वह लिखता है कि उसने बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए विदेशों में भी दूत भेजे थे। यानी 13वें शिलालेख में किस किस बात का वर्णन है? कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन, बौद्ध धर्म और विदेश में धर्म प्रचार, इन चार मुख्य बातों का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, इसलिए 13वां शिलालेख काफी महत्वपूर्ण है। अशोक पहले भैरी घोष यानी युद्ध घोष में विश्वास करता था, लेकिन अब विश्वास करने लगा था धम्म घोष में। धम्म घोष मतलब धर्म प्रचार। यानी अब वह चंड अशोक से यानी प्रचंड अशोक से यानी क्रूर अशोक से धम्म अशोक बन चुका था। और यही चीज जो है वह उसके हृदय परिवर्तन की घटना है। ठीक है, यानी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अशोक का धर्म। ठीक है, अशोक मैं फिर कह रहा हूं काफी महत्वपूर्ण है और अशोक से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में निश्चित है। और अशोक का हृदय परिवर्तन अब तक हो चुका था और इस हृदय परिवर्तन की घटना को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, अशोक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और उसने पूरे विश्व के, देखिए नो डाउट हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को चलाया, लेकिन पूरे विश्व को बौद्ध धर्म किसने दिया? अशोक ने। इसलिए अशोक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और शायद इसी वजह से अशोक का एग्जाम में बार बार सवाल भी आता है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं। और जीके का मतलब होता है महत्वपूर्ण ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सबको आना चाहिए। और इससे बेहतर ज्ञान कुछ नहीं हो सकता कि अशोक ने पूरे विश्व को बौद्ध धर्म दिया, यानी शांति की सीख दी। इसलिए तो मोदी साहब कह रहे थे हाउडी मोदी के प्रोग्राम में कि पूरे विश्व ने, विश्व की सारी सभ्यताओं ने, साम्राज्यवादियों ने युद्ध दिए हैं, लेकिन भारत ने बुद्ध दिए हैं, यानी शांति प्रदान की है। ठीक है, इसलिए अशोक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो अशोक के धर्म से संबंधित एक एक बारीकी की हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। मैं फिर कह रहा हूं, यह बहुत टेढ़े टॉपिक होते हैं और टेढ़े कंटेंट्स को स्लोली ही पढ़ना चाहिए, ये समझदारी है। अपना दिमाग मत लगाओ और जहां आपकी पकड़ है, जहां आप आसानी से समझ सकते हैं, वहां लंबे वीडियो के साथ में भी चलेंगे। लेकिन यहां लंबे वीडियो को पढ़ना मतलब सीधा उल्टी करवाना है, इसलिए थोड़ा करके पढ़िए, बेहतर रहेगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।